नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में भौतिक जगत अध्याय 1 है बच्चों आपका। बिल्कुल, आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले भी हम लोग इसी अध्याय में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। क्या आप लोग को याद है अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? बिल्कुल बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कि विज्ञान का क्या होता है, मीन्स विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। फिर हमने देखा था कि विज्ञान की शाखाओं के बारे में, कि विज्ञान के मेन ब्रांचेज कौन कौन से हैं। उसमें हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान कितना महत्वपूर्ण ब्रांच है हमारे विज्ञान का। फिर हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान का टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, हमने देखा था, याद है आपको? हाँ बिल्कुल। फिर हमने दो बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मौलिक प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, उनके बारे में देखा था, जिस पे हमारा फिजिक्स बेस्ड है। वो क्या था बच्चों, याद है आपको? बिल्कुल, यूनिफिकेशन और हम लोग ने रिडक्शन के बारे में जाना था। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा था? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था प्रकृति के कौन कौन से मूल बल हैं। एकदम सही, आपको याद है। अब हम लोग इतना जानने के बाद में आगे आज हम लोग देखेंगे, आज का जो बच्चों टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को एक ओवरव्यू देगा। ओवरव्यू मतलब एक आप लोगों को एक दृष्टिकोण देगा कि आगे हम लोग जो है क्लास 11 और 12th में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आज का आपकी ये जो लेक्चर होने वाला है, ये आप लोग के इस वे में महत्वपूर्ण है कि आप लोग को कम से कम समझ में आ जाएगा कि अगले 2 सालों में क्लास 11 और 12th में आपको मुख्यतः किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन क्या है आज का टॉपिक। बच्चों बिल्कुल, आज का टॉपिक है आपका स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। ठीक है बच्चों। तो क्या टॉपिक है बच्चों आज आपका? भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना। तो बच्चों जैसे आपको देखिए, स्कोप मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, प्रयोजन, यानी कि आपको ये समझना है कि हमारी फिजिक्स के कितने स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारी फिजिक्स में हैं। ठीक है। तो उसमें हम लोग मुख्यतः हम लोग 2 रूप में उसको देखेंगे। मुख्यतः जो हमारी पूरी फिजिक्स है, वो हम लोगों को 2 चीज़ों को पढ़ना है। मुख्यतः वो क्या है, आइए चलिए देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कि जो आपका जो फिजिक्स है, वो मेनली जो है मैक्रोस्कोपिक, यानी कि स्थूल एक लेवल है, उसमें है मैक्रोस्कोपिक। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उन अपने प्रकृति में विद्यमान उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिनको आप सब लोग अपने नेकेड आई से, यानी कि नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा हम लोग फिर पढ़ेंगे जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल का, यानी कि वो सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जो कि हम लोग अपने जिसका आप देख सकते हो मीनिंग भी उसका सूक्ष्म है, यानी वो इतने सूक्ष्म लेवल पे रहते हैं, इतना उसका जो वो उन पार्टिकल्स, उन चीज़ों, मैटर्स के बारे में, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी नेकेड आई से, यानी कि नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती हैं बच्चों। तो इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्थूल में, यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें जो है प्रयोगशाला, पार्थिव या खगोलीय चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जो कोई भी ऐसी फिनोमिना जो कि लेबोरेटरी में होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल या जो मतलब आपके पार्थिव रूप में होती है, या तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे होती हैं। और इसको मुख्य रूप से हम लोग क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कि मैक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि जो चिरसम्मत भौतिकी है, इसमें हम लोग का सबसे पहला ब्रांच हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे मैकेनिक्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उष्मागतिकी,
यानी मैकेनिक्स को बच्चों हिंदी में यांत्रिकी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में कि ऊष्मागतिकी क्या है। फिर उसके बाद हम लोग प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे यानी ऑप्टिक्स में, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखेंगे यानी कि वैद्युत गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी देखते हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या बातें आती हैं। बच्चों जैसे कि सबसे पहले आप देख पाए हैं कि अगर हम मुख्यतः जो है अगर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स को, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि फिजिक्स के जो स्कोप हैं यानी कि जो फिजिक्स का जो प्रयोजन है, इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं भौतिक विज्ञान का प्रयोजन, तो भौतिक विज्ञान का जो प्रयोजन है बच्चों उसमें हमने देखा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि सबसे पहले हम उसको देखे हैं क्या, बिल्कुल उस पे सबसे पहले हम लोग स्थूल यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है सूक्ष्म। तो इसमें हम लोग स्थूल में सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के बारे में। इसको अच्छा बच्चों एक बात, ये कुछ टर्म्स जो है हमारे जो फिजिक्स के हैं ना बच्चों, ये जो टर्म्स अब यांत्रिकी शायद आप लोगों को जल्दी जो है आप लोगों की डेली लाइफ में यूज नहीं हो, तो ये मैकेनिक्स शब्द जो है आपको आगे भी क्लास 11, 12 और आगे की कक्षाओं में भी आपको जनरली देखने मिलेगी। तो जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हम इसको हम यांत्रिकी ना कह के अगर मैकेनिक्स भी कहते हैं तो ये आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। तो बच्चों ये जो मैकेनिक्स टर्म है ये जो है ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे क्लास 11th में है, उसमें हम लोग जो मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ेंगे। और किसकी गति? किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी वस्तु के गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और इस मैकेनिक्स में हमारे जो है कुछ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिसमें आप देखेंगे आप वहाँ उसमें कि 3 खास तौर पे रहेगा बच्चों। उसमें सबसे पहले आएगा आपका काइनेमेटिक्स, हिंदी में लिखते हैं बच्चों इसको, इंग्लिश में भी बच्चों यही बात लिखते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा बच्चों, क्योंकि फिर भूल ना जाए आपको और रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है आपका डायनामिक्स, उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना होगा स्टैटिक्स के बारे में। ये इसको स्थिरता भी आप कह सकते हो या स्टैटिक्स भी ऐसे करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि देखो है ये यांत्रिकी यानी मतलब मैकेनिक्स के अंदर ही ये तीनों बातें आएंगी, लेकिन इसमें जो काइनेमेटिक्स है इसमें आपको किसी भी ऑब्जेक्ट्स की गति के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन वो तब पढ़ना है जब आपको उस गति में बल का आपको पता नहीं है कि इसका गति का क्या कारण है, क्या है, उसमें बल को ध्यान में देकर नहीं बात करना, सिर्फ उसकी वस्तु की गति के बारे में बात करनी है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जो डायनामिक्स है इसमें आपको पढ़ना होगा ऑब्जेक्ट्स की गति को ही पढ़ना होगा, लेकिन उसके पीछे का जो वो गति किस कारण से हो रही है, किसके कारण, बल के कारण से, तो उस पे बल के उस गति में या उस ऑब्जेक्ट्स पे बल के प्रभाव को देखना है, ठीक है बच्चों, कि बल के प्रभाव से जो गति हो रही है उसके बारे में हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे। और बच्चों ये जो स्टैटिक्स है, ये जैसे नाम ही बोल रहा है स्टैटिस्ट, स्थिरता, तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जो है रेस्ट पे है, स्थिर है, जब रेस्ट पे है या कोई भी वस्तु किसी कांस्टेंट वेलोसिटी या मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं होता। बच्चे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु में कांस्टेंट क्या चीज होता है, बिल्कुल वेलोसिटी अगर रहता है तो उसमें एक्सीलरेशन अगर कोई नहीं उस समय काम करता है तो वो वस्तु कांस्टेंट गति के साथ आगे बढ़ता है। तो ऐसे भी वस्तु को जो है क्या कहेंगे, वो स्थिर रूप में ही चल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी वस्तुओं को हम लोग स्टैटिक्स में
पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मैकेनिक्स है, इसमें खास तौर पे अगर की कॉन्सेप्ट देखा जाए कि मुख्यतः हम लोगों को किस चीज़ों को देख के पढ़ना है, तो बच्चों इसमें जो है आपको कई तरीके के मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब आपको सीधी रेखा में, फिर रोटेटरी मोशन वगैरह भी हम लोग आगे देखेंगे उसको, कि इस तरीके से गति के बारे में पढ़ेंगे। और जिसका मेन हम लोग का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम के आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी। खास तौर पे वो हम लोग आगे इसको बहुत ही विस्तार से ये पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 9th-10th में चीज़ें को पढ़ी है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा विस्तार में उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी मैकेनिक्स की बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के कौन से दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। अब जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में आपका जो दूसरा है वो है आपका, देखिए क्या है बच्चों, ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपका है ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों इसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि नाम ही आप देख पा रहे हैं, क्या है, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा मतलब क्या है बच्चों, बिल्कुल हीट, ऊष्मा निकलती है, बिल्कुल। और हीट क्या है बच्चों, गर्मी, वो क्या है, वो भी एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, वो भी एक तरह की ऊर्जा है। ठीक, तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हीट से यानी कि ऊष्मा के कारण किस चीज में बच्चों, खास तौर पे हम पढ़ेंगे अलग अलग द्रव्य में किस तरीके से ऊष्मा के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अलग अलग द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उसमें ऊष्मा के प्रभाव से क्या उसके मोशन या गति में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझे आप लोग? उसमें हम लोग, आप लोग को पता है डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, बिल्कुल, गैसेज और लिक्विड। ठीक है, गैस और क्या होते हैं बच्चों, बिल्कुल द्रव्य में क्या के बारे में, उसमें जब हम, आप जानते हैं कि आप देखे होंगे कि जब आप हीट, उसमें कोई द्रव्य आप हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो उसमें अंतर होता है, ये गर्म होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे गर्म होके ठंडा होती हैं, फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलते हैं, एक एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे ऊष्मा गतिकी में। तो इसमें मेन तौर पे बच्चों हीट एनर्जी और वर्क, हीट एनर्जी और वर्क यानी कि हिंदी में इसमें हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा, ऊष्मा के बारे में देखेंगे, ऊष्मा क्या है इसमें, और उसके कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है यानी ऊर्जा, और उससे जो कार्य होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें भी बच्चों क्या है, जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग आगे देखेंगे तो बेसिकली हम लोग उसमें जो उसका की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ उसके भी कुछ लॉज हैं, ऊष्मा गतिकी के नियम हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फिर उसके आप लोग उसमें जो है इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसको बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो ये तो हो गया हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद बच्चों आता है तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? बिल्कुल आप समझ रहे हो, नाम क्या लिखा हो, प्रकाशिकी, है ना। आपको तुरंत समझ में आ गया है कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें। और हम लोग ने पहले भी 9th-10th में हम लोग देखे हैं, क्या है, प्रकाश का के बारे में पढ़े हैं बच्चे। वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ और भी फिनोमिनास देखेंगे कि प्रकाश में। तो अभी तक भी आप लोगों ने देखा, पढ़ा हुआ है, किसके बारे में पढ़ा हुआ, प्रकाश के नियम देखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग प्रकाश में ये जो डील करेगा वो डिटेल में ही डील करेगा। इसमें वही परावर्तन,
अपवर्तन, डिफ्रैक्शन, या और उसके बाद इंटरफेरेंस लाइट का वो आप देखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे। कुछ कुछ नई बातें, कुछ क्या आप लोग को बहुत सी नई बातें और विस्तार में आपको देखने को मिलेगी, वो आप लोग इसमें देखेंगे। और बच्चों इसमें फिर आप लोग प्रकाशिकी में इसी ऑप्टिक्स में जो है ख़ास तौर पे जो आपने पहले भी लेंस और मिरर के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स का जब कोई लाइट का सोर्स है मिरर से या लेंस से जब दूर जाता है, पास जाता है, तो इन इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल भी आप करके उसके हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे। तो ऑप्टिक्स में हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद बच्चों ऑप्टिक्स के बाद आता है आपका चौथे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि वैद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि वैद्युत गतिकी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे कि ये नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले जो अभी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ा था, तो काइनेमेटिक्स में तो हमने देखा था कि उसमें फोर्स मोशन का हम लोग पढ़ रहे थे, और डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, बिल्कुल जब बल के प्रभाव से जब मोशन होता है तो वो हमने पढ़े थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, जो ये डायनामिक्स जो है वो क्या है, मोशन में चेंज, किसके, कौन सा बल, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब कोई चार्ज, जब कोई आवेश जो है वो कब होता है, मोशन में रहता है, तो उससे होने वाला प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों ये बात आप लोगों को जान के बड़ा हैरानी का और मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि ये मतलब चार्ज को मोशन में होने से जो आपने इफेक्ट पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब चार्ज मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद जब फिर आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज तो उत्पन्न करती, जब मूविंग चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती ही है, साथ में अगर अलग कोई मूविंग चार्ज कोई ऑलरेडी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पहुंचती है तो उससे उसके गति पे क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही विस्तार से इसको पढ़ेंगे। और बच्चों ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है आपके क्लास 12th में खास तौर पे इसको बहुत ही आप लोग विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है आप खास तौर के ये मैक्सवेल की इक्वेशन आप देखेंगे बच्चों, कि मैक्सवेल की इक्वेशन है बच्चों, वो आप मैक्सवेल का समीकरण भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे होने वाले प्रभाव को इनके द्वारा दिए गए इक्वेशन के बेस्ड पे हम लोग समझेंगे, थियरी भी उसके देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो ये तो बच्चों हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग खास तौर पे क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग की क्वांटम फिजिक्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो बच्चों क्लासिकल फिजिक्स के बाद में हम लोग आगे आप देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग आधुनिक भौतिकी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आधुनिक भौतिकी जो कि हमारे बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जो आधुनिक भौतिकी जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग मुख्यतः जो सूक्ष्म स्तर की बात, सूक्ष्म लेवल बच्चों मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है उसको जो है हम लोग ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नंगी आंखों से या नेकेड आई से नहीं दिख पाती हैं, उन पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि वो कैसे पदार्थ होते हैं बच्चों, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो एटॉमिक लेवल के पदार्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसमें जो भी न्यूक्लियर फिनोमिना या जो भी नाभिकीय परिघटनाएं उसमें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें एक आप के लिए आएगी मॉडर्न फिजिक्स के रूप में या आधुनिक भौतिकी के रूप में। तो बच्चों ये जो आधुनिक भौतिकी में आप लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपके लिए सबसे पहले रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि नाभिकीय भौतिकी में हम लोगों को क्या क्या देखना रहेगा। नाभिकीय भौतिकी,
नाभिकीय भौतिकी बच्चों ये है, और इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा बच्चों, जैसे कि आप नाम ही देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, यहाँ नाभिकीय के बारे में बात हो रही है। यानी न्यूक्लियस, या आप सबको पता है कि एटम्स में जो है क्या होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस होते हैं, और उसके किनारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग को बात करना है तो सिर्फ उस न्यूक्लियस की बात करना है, यानी कि ये जो नाभिकीय है ना बच्चों, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियस की बात करेंगे बच्चों, सिर्फ ये जो बीच में न्यूक्लियस है। और आपको पता है न्यूक्लियस पता ही है, बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जो है उसके भी सूक्ष्म लेवल की बात करेंगे, इसके न्यूक्लियस में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या परिघटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये उसमें बच्चों एक आप लोग के लिए थोड़ा नया रहेगा, आप लोग जानते हैं उस चीज़ को, ऐसे डेली लाइफ में उसको जानते हैं, लेकिन उसमें आप नई चीज़ पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ोगे उसमें, ठीक है। उसमें आप लोग रेडियो एक्टिव डीके पढ़ोगे कि किस तरीके से उसमें विघटन होगा न्यूक्लियस में, फिर अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, फिर उसका जो आप लोग न्यूक्लियर कंपोजिशन उसको आप आगे उसमें देखोगे। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो आप देखोगे ये न्यूक्लियस से संबंधित बातें देखोगे उसमें, कि किस तरीके से इसमें न्यूक्लियस में डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके है, ये सारी बातें जो है इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप उसमें आप लोग डील करोगे और उसको पढ़ोगे। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में और क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग बच्चों देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम। बच्चों इसको अगर हम लिखते हैं, अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं क्वांटम, ऐसे लिख देते हैं यांत्रिकी, ठीक है, यहाँ इधर ऐसे लिखे। अब बच्चों देखो ये जो शब्द है क्वांटम, ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स जो ये शब्द है, ये क्वांटम, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। इसलिए नया है क्योंकि ये जो क्वांटम है कोई भी, बच्चों आप सब लोग जानते हो कि सारे मैटर्स जितनी भी वस्तुएं हैं कहीं भी वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन आप उसके अंदर के आप एटम्स के वो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट जिसके बाद उसका कोई डिवीज़न नहीं हो सकता, उस लेवल तक का, यानी कि अति सूक्ष्म चीज, मतलब किसी मैटर का जो अति सूक्ष्म पार्टिकल है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम्स के अंदर का में जो भी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये इतने सूक्ष्म लेवल तक की आपको जानकारी मिलेगी। तो सूक्ष्म पदार्थ पार्टिकल्स के बारे में हम लोग क्वांटम फिजिक्स में उसमें पढ़ेंगे, और ये जो है आपके क्लास 12th में इसके बारे में रहेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, क्योंकि ये इसके बारे में आप जानेंगे तो आगे जो है इसमें आप ये जो भी आपका ये आप सामने देख पा रहे हैं टेलीविज़न, या अगर आप हमें मोबाइल पे देख रहे हैं, ये सब जो है सब में पीछे जो एक जो सबसे डिस्क्रीट, सबसे छोटा पार्टिकल्स मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और वो होती हैं क्वांटम फिजिक्स। और वो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके जो है बच्चों कई लॉज और फिनोमिनाज उसमें रहेंगे, वो हम लोग मिलके उसको देखेंगे। चलिए फिर उसके बाद आते हैं, आएगा नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, आईसीज, छोटे छोटे इंटीग्रेटेड चिप्स होंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स मिलके बड़े बड़े डिवाइसेस बनते हैं। जैसे कि अभी हमने मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी वगैरह सबकी बात की, ये सारी चीज़ों जो है इलेक्ट्रॉनिक में किस तरीके से बनते हैं, क्या आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, तो जो सारी ये जितने डिवाइसेज है ये सारी चीज़ें जो हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स के में उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये डिवाइसेज कैसे बनाए जाते हैं इनकी मदद से। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा है इसका कहाँ हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में बच्चों आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे या यांत्रिकी पढ़ोगे तो उसमें जो है इसको पढ़ के विभिन्न प्रकार की मशीनों या यांत्रिकी उपकरणों को स्थापित करके बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स, जब ऊष्मागतिकी आप पढ़ोगे तो इसके बाद जो है ये कई क्षेत्रों में लाभकारी है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, इंजन डिज़ाइन या वायवीय तंतु मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि ये सब ऊष्मागतिकी पढ़ के ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने में काम आता है। इसके बाद बच्चों जो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी आप पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के बाद में बच्चों पढ़ने के बाद जो ऑप्टिकल्स जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल्स उपकरण हैं, उनको बनाने में उनको डिज़ाइन करने में काम आते हैं, उनके आयोगों के अनुसंधान में भी मदद होता है। इसका अध्ययन आवृत्तियों, वर्ड, दृश्य शास्त्र और अन्य विषयों में भी किया जाता है। फिर हम लोग जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या वैद्युत गतिकी की को पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग बच्चों इसका अध्ययन करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में इसका काम आने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में जो है कई उपकरणों के डिज़ाइन और तकनीकी विकास में इसकी मदद मिलती है। फिर आता है बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि नाभिकीय भौतिकी वह शाखा है जो नाभिकीय ऊर्जा, अणु या नाभिकीय कणों के व्यास और उससे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो बच्चों इसके अध्ययन के बाद आम रूप से जो अणु यानी एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उससे संबंधित क्रियाओं के स्वभाव को समझने में हमें मदद मिलती है। फिर आता है बच्चों आपका क्वांटम मैकेनिक्स या आपको इसको क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं या क्वांटम यांत्रिकी भी कह सकते हैं। तो ये एक भौतिक विज्ञान है जिसमें सब, जैसे कि हमने बताया कि एटम्स है, उसके जो छोटे छोटे एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको उसको सब एटॉमिक लेवल पे हम उसमें को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो उसके स्तर पर जो घटित घटनाएँ हैं, कणों के व्यवहार, ऊर्जा स्तरों की विशेषताओं का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम चुंबकीयता, क्वांटम ऊर्जा स्तर और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसे अध्ययन क्षेत्र शामिल है। बच्चों ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी क्योंकि आप लोग इसको पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप लोग जब ये आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसा कि अभी हमने बताया था कि उसमें जो है जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें विद्युत संबंधित उपकरण आप बनाने में मदद मिलेगी। सर्किट को समझेंगे, सेंसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का डिज़ाइन, निर्माण और उपयोग शामिल है। अब बच्चों इसको करने के बाद में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग आएंगे, जैसा ही नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का उत्साह। सोचिए ये शब्द ही अपने आप में क्या है, भौतिकी का उत्साह यानी फिजिक्स का एक्साइटमेंट। तो हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है एक्साइटमेंट, फिजिक्स का एक्साइटमेंट का उत्साह क्या है, इसको समझेंगे। तो बच्चों फिजिक्स के एक्साइटमेंट या भौतिक विज्ञान की जो उत्सुकता है उसको समझने के लिए उत्तेजना, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की उत्तेजना, तो हम लोग सबसे पहले जब हम सबसे पहले के कक्षा में सबसे पहली क्लास जब हमारी भौतिकी जगत की थी, तो हम लोग जब समझ रहे थे कि आखिर भौतिक जगत है क्या और भौतिक विज्ञान क्या है, तो हम लोगों ने क्या समझा था कि क्या है भौतिक विज्ञान। हमने देखा था कि जो हमारे इर्द गिर्द जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उन्हीं की जो क्यूरियोसिटी है, जो मानव का जो क्या है उत्सुकता जो है कि ये क्यों हो रहा है, या कोई भी जो परिघटना हो रही है, जो भी भौतिक परिघटना हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसी को समझने का विज्ञान ही तो हमारा भौतिक विज्ञान है। ये बात हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप समझिए कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है ये है ही एक क्यूरियोसिटी से उत्पन्न, उत्सुकता से उत्पन्न, ये मानव का जो बेसिक नेचर है, जो मानव को
किससे, जानवर से अलग करता है? क्या? वो है हमारी उत्सुकता, ये जानने की उत्सुकता कि हमारे आसपास इर्द गिर्द चीज़ें क्यों हो रही हैं, जो हमारी भौतिक जगत में चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो ये जो उत्तेजना है, ये हमारी जो क्यूरियोसिटी है, इसी बात को समझना ही तो हमारा जो एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। तो अब आप समझिए कि अगर हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं रहती, ये क्यों, ये कोई परिघटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश नहीं किए होते, तो आज हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सोचिए कि रेंज क्या है हमारी फिजिक्स की। हम लोग फिजिक्स में कहाँ से कहाँ की बातें पढ़ते हैं भाई। हम लोग सिंपली एक एटम की बात से, एक एटम से लेके हम लोग यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी परिघटनाओं के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। किसमें? हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी जो उत्तेजना है वो क्या क्या, किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों, ये जो हमारे जो प्राकृतिक नियमों को खोजना, जो कि हमारे जो हमारी प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी ज्ञान की जो हम लोग उत्साह उत्पन्न होता है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक तत्व को जो खोजने की, जो छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य हैं, उसको खोजने में हमारा क्या है, फिजिक्स ही काम आता है, यानी कि हमारा भौतिकी ही काम आता है। फिर उसके बाद तकनीकी प्रगति, जितने टेक्नोलॉजी हम लोग बच्चों देखे थे, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस तरीके से फिजिक्स का रिलेशन है टेक्नोलॉजी से, यानी भौतिक विज्ञान का तकनीकी से कितना गहरा संबंध है। तो अब आप बताइए कि जब हमारा भौतिक विज्ञान नहीं रहेगा तो ये इतना जो तकनीकी का विकास संभव ही नहीं था। तो ये जो आज छोटी से लेकर बहुत बड़ी से चिकित्सा से लेकर संचार प्रौद्योगिकी तक जो है, ये सारे पहलुओं पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो हमारी तकनीकी प्रगति में हमारे फिजिक्स का रोल है। फिर हम लोग आगे चलिए देखते हैं। फिर आता है बच्चों अज्ञात के अन्वेषण, यानी कि यही हम जैसे कि बार बार बात कर रहे हैं कि क्यों और कैसे चीज़ें क्यों हो रही है। अज्ञात, जो चीज़ें हमें अज्ञात है, जो हमें पता नहीं है, उनको अन्वेषण, उनको खोजना, उनके बारे में जानना, वो ये किसके द्वारा संभव हो पाया है? हमारे भौतिक विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है बच्चों। ठीक है, फिर नई समस्याओं का आविष्कारण, यानी कि कोई भी नई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, हम लोग पहले भी इस बात को देखे हैं कि जब तक हमको कोई समस्या हमें फील नहीं होती है, हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमने जब कोई समस्या हुई प्रकृति से हमने कोई जटिल समस्या देखी, उसके लिए हमने जवाब को फाइंड आउट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए हम किसके पास गए हैं? हमेशा हम अपने भौतिक विज्ञान को का ही शरण लिए हैं और उस समस्याओं का हम लोग निदान कर पाए हैं एक नए आविष्कार के रूप में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी इसकी सीमा है, किस रेंज तक की जो है चुनौतियों का सामना हम लोग कर सकते हैं भौतिक विज्ञान के मदद से। उसके बाद अंतर्विज्ञानीय संबंध, बच्चों आपको पता है कि हमारी फिजिक्स जो है वो दूसरे अदर विषयों, सब्जेक्ट से भी कितना इंटर रिलेटेड है, उसका अंतः संबंध है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान यानी हमारे बायोलॉजी में जो बायोफिजिक्स है, उसका फिजिक्स का ही उपयोग करके कितने टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और कितनी यंत्रों का आजकल डेवलपमेंट हो चुका है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ पाए हैं कि किस तरीके से हमारा जो है भौतिक विज्ञान हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रकृति के लिए, हमारे इर्द गिर्द में होने वाली हर एक घटनाओं के लिए उसको समझना और जानना कितना आवश्यक है। और भौतिक विज्ञान की मदद से ही हम हर एक तकनीकी में डेवलपमेंट कर पाएँ। सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हम किसकी शरण में जाते हैं? फिजिक्स की। तो सोचिए ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, इतना इम्पॉर्टेंट हमारा विषय है। तो ये जो पूरा हमने अध्याय एक जो भौतिक जगत था बच्चों, ये पूरा चैप्टर जो था वो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए ये तो था ताकि आप एक जो अभी एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आप समझो, आप एक्साइटेड हो जाओ कि अब अगले जो हमारे 11th और 12th के जो आगे के नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ये हमारे को समझना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इन चीज़ों को समझना और कितना उपयोगी है। इसलिए बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को एक
ओवरऑल परसेप्शन बोध हो गया होगा कि हम अगले 2 सालों में कितने मज़ेदार तरीके से चीज़ों को देखने और पढ़ने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान का आनंद उठाते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।